बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और गैरी क्रिस्टन के बाद से मुसलसल जो है वो पीसीबी खबरों की जीनत बना हुआ है, ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया में बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी पाकिस्तान के इस एक्शन को कि जो भी पाकिस्तान में ये फियास्को हुआ है इसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन साथ साथ जहां क्रिकेट एक तरफ हमारी जो है वो टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ आज हॉकी के हवाले से भी अब्दुल सत्तार हॉकी क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और राना मुजाहिद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें 5 ऑफिशियल्स के ऊपर मुतवाज़ी फेडरेशन बनाने के इल्ज़ाम पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कि 2 इस वक्त फेडरेशन पाकिस्तान हॉकी की इस वक्त मैदान अमल में है, एक तारिक बुख्ती ग्रुप है और एक शैला रजा ग्रुप है। तारिक बुख्ती ग्रुप के साथ राना मुजाहिद जैसा प्लेयर शामिल है और हैदर हुसैन, नासिर अली, कलीमुल्ला, अयाज महमूद, ऐसे ये बड़े बड़े नाम जो हैं ये इस वक्त जो है वो शैला रजा ग्रुप में शामिल हैं। जिन 5 लोगों पे जो पाबंदी लगाई गई है उनमें खालिद बशीर जैसे फुलबैक का नाम शामिल है, हैदर हुसैन का भी नाम शामिल है, नासिर अली साहब का भी नाम शामिल है, सलीम साहब का भी नाम शामिल है और अली अब्बास का नाम भी जो है वो शामिल है। तो 5 जो है वो प्लेयर्स के ऊपर और ऑफिशियल्स के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। हॉकी को भी आज के शो में डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स में आखिर हो क्या रहा है, क्यों पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जो है वो पनपने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन सबसे पहले प्रेम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड के 7 खिलाड़ी पहले मरहले में ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। पाकिस्तान स्क्वाड के दीगर अरकान कराची से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना। ऑस्ट्रेलिया रवानगी से कबल चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से व्हाइट बॉल कैप्टन मोहम्मद रिजवान और नायब कैप्टन सलमान अली आगा की मुलाकात। भारत के मामले पर अल्लाह बेहतर करेगा, आकिब जावेद के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। फखर जमान टीम में होगा या नहीं ये सिलेक्शन कमेटी बताएगी, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी। मेरे कप्तान बनते ही एकदम तब्दीली नहीं आएगी, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस आकिब जावेद के हाथ में नहीं है, मोहम्मद रिजवान। मेरा मतलब शान मसूद को नीचा दिखाना हरगिज़ नहीं था, फखर जमान व्हाइट बॉल में पाकिस्तान टीम की ज़रूरत है। मोहम्मद रिजवान को जो टीम दी गई है इसमें कोई मैच विनर भी नहीं है। गैरी के मामले पर क्रिकेट बोर्ड को वजाहत देनी चाहिए, रमीज राजा। हमने स्पिन विकेट का फायदा उठाया और इंग्लैंड को दोनों मैचेस में शिकस्त दी। जनूबी अफ्रीका की सीरीज बहुत दूर है, वहां की कंडीशंस के मुताबिक देखेंगे, सऊद शकील। लोग भारतीय टीम को कागजी शेर और स्कूल बॉयज कह रहे हैं। किवीज ने भारत आकर उनको मारा पीटा और चले गए, अहमद शहजाद। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मैथ्यू वेड ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मैथ्यू वेड पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में कोचिंग स्टाफ का हिस्सा होंगे। कायदे-आज़म ट्रॉफी के पहले राउंड में लाहौर वाइट्स, डेरा मुराद, भावलपुर, हैदराबाद और सियालकोट अपने अपने मैचेस जीत गए। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने साबिक कौमी कप्तान ओलंपियन नासिर अली समेत 5 अफराद पर ताहयात पाबंदी लगा दी। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और आपने जो आखिरी हेडलाइन देखी उसमें आपने देखा कि 5 ओलंपियंस पे जो है वो और 5 ऑफिशियल्स पे जो है वो पाबंदी लगा दी गई है तारिक बुख्ती ग्रुप की जानिब से। और हमारी कोशिश यही है, हमारी ख्वाहिश ये है कि ना सिर्फ हम जो है वो शैला रजा ग्रुप को अपने प्रोग्राम में शामिल करें बल्कि साथ साथ तारिक बुख्ती ग्रुप को भी शामिल करें कि आखिर दोनों की जो है वो सोच क्या है और दोनों किस समत में जो है वो अपना हॉकी का सफ़र तय करना चाहते हैं, इनकी डायरेक्शन क्या है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हैदर हुसैन साहब के जो पाकिस्तान हॉकी के हवाले से बहुत फाल काम कर रहे थे और जो है बड़ी उनकी कोशिश है पाकिस्तान हॉकी को अपने पैरों पे खड़ा करने की। किसी हद तक वो अपनी कोशिशों में कामयाब भी हो रहे थे, लेकिन उसके बाद आपने आज देख भी लिया कि उन पे पाबंदी लगा दी गई है। एक मुझे याद है कि लाहौर कलंदर के साथ मिलकर वो कराची में भी जो है वो एक डेवलपमेंट सेंटर कायम करना चाहते थे, लेकिन जो है उनके इरादों को जो है वो अमली जामा पहनाने की नौबत ही नहीं आने दी जा रही है। हैदर हुसैन साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनको शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर, कैसे हैं आप? अस्सलामुअलैकुम, खैरियत से हैं सलमान भैया? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप ये बताएं इस वक्त हॉकी में चल क्या रहा है? आप लोग बॉल को लेकर डी तक पहुंचते हैं, फिर वहां से इंटरसेप्ट हो जाते हैं, फिर कैरेट हो जाता है, फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, क्या हो क्या रहा है सभी हॉकी में? ये बस यहाँ पर जो है ना सजा मिलती है ईमानदारी की। ईमानदारी से काम करेंगे तो यही होगा। मैं जहाँ जहाँ गया हूँ तो कहते हैं यार आप जब चोरों को पकड़ोगे तो यही असर होता है। फिर आप फिर कहते हो कि चोरों को पकड़ो भी और चोर छेड़े भी नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, ये तारिक मैसूरी साहब जो हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के वर्स्ट तरीन प्रेसिडेंट साबित हुए, ठीक है ना। और अभी भी ये नॉमिनेटेड हैं, अभी इन्होंने कांग्रेस का वोट नहीं लिया और जो कांग्रेस इन्होंने कराई थी खुद ही कांग्रेस का
इजलास बुला के खुद ही वोट ले लिया, ये भी एक कानूनी बात इन्होंने की है। और दूसरा ये कि ये तो वो है कि ओमान के लिए इतना मर रहे थे जैसे पता नहीं क्या स्विट्जरलैंड जा रहे हो, तो ये कोई टूर नहीं छोड़ रहे। मेरे ख्याल से ये इनको जो है ना समझ नहीं आ रहा कि यार ये मैं कहाँ आ गया हूँ। अच्छा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा हैदर भाई, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं आपको सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कहूँ, साबिक सेक्रेटरी कहूँ, इंटरनेशनल प्लेयर कहूँ, मैं कहूँ क्या आपको? नहीं, बिल्कुल करंट सेक्रेटरी बोले। जब तक कोर्ट का स्टे है, सब जुडिस मैटर है, जब तक आप मुझे सेक्रेटरी बोलेंगे। जब इन्होंने क्या किया है इन 20 सालों में, जिस तरह एम्बेजरमेंट की है पाकिस्तान हॉकी के पैसों की, बच्चों को डेलियां नहीं दी और खुद खाया पिया इन्होंने, इसी तरह इन्होंने आइन की धज्जियां उड़ाई हैं। अब ये चाहते हैं कि अदलिया, जो पाकिस्तान की अदलिया, उसकी भी धज्जियां उड़ाएं। लेकिन ये है कि आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले कि पहले फिर इनको अरेस्ट करने किया है। तो जब तक मेरा कोर्ट का स्टे है वो मुझे सेक्रेटरी ही आप कहेंगे। और जो है दूसरा ये कि ये जो सर, हमें तो आपको सेक्रेटरी कहने में कोई आर नहीं है, लेकिन हमारे लिए रिस्पेक्टेबल आप इसलिए भी हैं कि आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं, पाकिस्तान का आपने जो है सब जिलाली परचम बुलंद किया हुआ है, तो आप सेक्रेटरी हो या ना हो, हमारे लिए तो आप इंटरनेशनल प्लेयर होने के नाते बहुत ज्यादा काबिल एहतराम हैं। 113 पैरे FIA में इंक्वायरी चल रही है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं मियां शहबाज शरीफ, इन्होंने 3 चीजें बोली थी। एक यहाँ पर स्क्रूटनी हो, एक इलेक्शन हो, और उसके बाद जो है FIA जो है जो ऑडिट पैरे इनके लगे हुए हैं उसकी इंक्वायरी करे। तो असल में सारी वजह जो है इंक्वायरियों की है, और उनको शेल्टर जो है ये तारिक मैसूरी साहब दे रहे हैं इनको, और वो इंशाल्लाह ताला जल्दी बेनकाब होंगे। ये हर किसी को मिसगाइड कर रहे हैं। इनको अभी तक किसी से कोई एंकर ये पूछ ले कि हॉकी का ग्राउंड का साइज है, तो मेरे ख्याल से उनको डी का साइज भी नहीं पता होगा। ठीक है। और ये जो है वहां पर टूरों पे सिर्फ जाके वहां भी ये मुझे बताएं कौन सा प्रेसिडेंट जो है हर टूर पे जाता है। अच्छा, ये पाबंदी जो लगाई गई है, ये पाबंदी की क्या वजह आपको नजर आ रही है? चल, एक तो ठीक है ना कि नजर आ रही है कि आपने कोई उनके खिलाफ आपने मुतवाज़ी फेडरेशन, अभी ये मैंने आपको बताया इनको इख्तियार ही नहीं है। और हमारे लेजेंड खालिद बशीर साहब, नासिर अली साहब, सलीम नाजिम साहब, इनको इख्तियार ही नहीं है। ये तो मेरे ख्याल से बाहर बैठ के ग्राउंड के अंदर भी नहीं घुस सकते, तो जब ये खेलते होंगे मैच, इनकी औकात तो अंदर आने की नहीं होगी। इससे पहले ये ओलंपियन हनीफ खान और बहुत सारे ओलंपियन दिलावर पता नहीं किस किस को लेटर दे चुके हैं। लेकिन हैदर साहब, अगर मैं तुझे डेवल एडवोकेसी करता हूं, मैं राना मुजाहिद साहब की, तारिक मुफ्ती साहब की अगर मैं करता हूं मैं डेवल एडवोकेसी, तो उनको फिर क्यों टूर्स पे, फिर उनके जो लोग हैं, उनकी जो सिलेक्टेड टीम है, उनको क्यों बुलाते हैं? फिर आपके लोगों को क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि मलेशिया में आपको याद होगा कि सारी करस्पॉन्डेंस आपकी हुई है, लेकिन पहुंच वो लोग गए। कैंप यहाँ पे भी लगा, कैंप एबटाबाद में भी लगा, लेकिन यहाँ आके बजाय इसके मर्ज होते, यहाँ के प्लेयर वहां जाके मर्ज हुए। तो लगता तो ऐसा है कि जैसे उनको सपोर्ट की जा रही है। इन्वॉल्व हैं। आप ये देखें कि सबसे बड़ा स्कैम तो इन्होंने ये किया कि अजलान शाह का जो स्पॉन्सरशिप, जो इनविटेशन जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल मेरे पास आया, उसके बावजूद इन्होंने वहां पर कैंप लगा दिया। असल में यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ पर कोई भी बायलॉज को इस तरह तोड़ा जाता है जैसे कागज का टुकड़ा और उसको फाड़ के रख दिया। 20 साल में इनके खिलाफ, इनके अगेंस्ट कोई खड़े होने वाला नहीं था। इन्होंने गाजर मूली की तरह काटते चले गए। लेकिन आज पूरे पाकिस्तान में इन्होंने पैरेलल सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया। और दूसरा, पंजाब में ले लें कि जो लोग ग्रास रूट पे काम करने वाले हैं उनको इन्होंने फारिग कर दिया और वो कोर्ट में चले गए। कल भी एक कोर्ट का फैसला उनके हक में आया, आज भी उनके हक में आया, कल और 2 केसेस हैं। मुझे बताएं पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इतने कोर्ट कचहरी हुई है? ये मैं कह रहा हूँ ना, तारिक मैसूरी जो है ये वर्स्ट तरीन एडमिनिस्ट्रेटर मैं कहता हूँ साबित हुए पाकिस्तान की हिस्ट्री में। आपकी बात चले, मैं एक हद तक मैं मान भी लेता हूँ कि इकबाल बाली जैसा नाम जो है वो फेडरेशन के साथ नहीं है, जिन्होंने बहुत काम किया है ग्रास रूट हॉकी के हवाले से। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो है ना कि वजीर आजम साहब जो मियां शहबाज शरीफ साहब है उनकी, और साथ साथ राना मशहूद साहब की सपोर्ट इनको हासिल है। क्या आपको भी इस किस्म की कोई सपोर्ट हासिल है? देखें, राना मशहूद साहब को मिसगाइड किया गया। मैं भी कहता हूँ जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग हुई जिसमें सईदा शैला रजा और मैं मौजूद था और उसमें 9 लोग मौजूद थे, 1-2 लोगों के मौजूदगी में ये वाकया नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जो वहां पर डिसाइड हुआ कि प्रेसिडेंट का जो है बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन हैदर के पास कोर्ट का स्टे है
हैदर कंटिन्यू करेगा। लेकिन हमारे जाने के बाद कौन से अनासिर लोग थे जो पाकिस्तान के दुश्मन थे, उन्होंने उसको मिसगाइड किया। मैं राना मशहूद साहब का कोई कसूर नहीं कहता, मैं कहता हूं कि वो उनको मिसगाइड किया गया और उनको बताया ही नहीं गया और उनसे गलत फैसले कराए गए। और हमारे लोग क्या एक्शन ले रहे हैं आप इस दूसरा ये सलमान भाई कि मैं कहता हूं कि इनसे करोड़ दर्जे बेहतर खालिद सजाद खोकर थे, कम से कम काम तो कर रहे थे, लेकिन इन्होंने तो अब आप इसमें अच्छा जरा वक्त महदूद है हैदर भाई, आप ये देखें कि ये तो भीख मांगे कर रहे हैं, वो अपनी जेबों से पैसे लगाते थे खालिद साहब। ठीक है ना। अच्छा अब आप इसमें क्या आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा ये 5 लोगों पे जो पाबंदी लगाई गई है? अरे इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ये है कौन? Who is he? मैं ये कह रहा हूँ ना कि पहले ये कांग्रेस से वोट ले, इनका तो ये माशाल्लाह से इनकी तो ये हैसियत है, इनको बलूचिस्तान ने वोट नहीं दिया। तो अगर आप ये कह रहे हैं हु दे यार, तो फिर ये जो हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान अब्दुल सत्तार स्टेडियम में जहां पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वहां पे इनको किसने इजाजत दी वहां बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? सॉरी सर, जहां पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान अब्दुल सत्तार स्टेडियम, मैं नो कमेंट करूंगा। इंशाल्लाह ताला एक दिन बाद जो है मैं इसका लायमल लेके आऊंगा पाकिस्तान के सामने, और फिर दूध का दूध पानी का पानी होगा। और मैं तो यही कहूंगा कि आरिफ अली अब्बासी जैसे, नूर खान जैसे, जमाली साहब जैसे जो इतने माशाल्लाह से जबरदस्त इंसान थे, जो मीर जफरुल्लाह जमाली साहब थे प्रेसिडेंट हमारे, लेकिन ये पता नहीं बस मिस्टेक हो जाती है इंसान से, लेकिन एहसास हो गया, बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो गए कि अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है। लेकिन मैं हजरत अली का कॉल जरूर कहूंगा कि जिस इंसान पे एहसान करो उसके शर से बचो। ये तारिक मसूरी वही शख्स है कि इनको उंगली पकड़ के हर डिपार्टमेंट पे लेके गया, लेकिन आज ये यू टर्न मास्टर हो गए। पहले कल ये ECL में नाम डाले थे राना मुजाहिद एंड पार्टी का, आज वो जो है उन्हीं के साथ बैठे हुए। ठीक है, तो अच्छा सब लोगों जाने से पहले मुझे ब्रेक पे आना है हैदर भाई, हो चुका है। हैदर भाई ब्रेक पे आना, कोई मैसेज देना चाहेंगे जी स्पोर्ट्स के तवज्जुह से, GTV के इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से? हमेशा GTV हर इंसाफ के साथ खड़ा हुआ है और आज भी उसने साबित किया कि वो हक के साथ खड़ा हुआ है, कभी भी वो बातिल का साथ नहीं देता। और मैं आज फिर कहूंगा कि आज हर बंदा एहसास कर रहा है कि ब्रिगेडियर खालिद सजाद खोकर होते तो आज जो टीम बनी है, जो टीम हर लोग ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, वो क्रेडिट ब्रिगेडियर खालिद सजाद खोकर का जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हैदर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, इंटरनेशनल प्लेयर, और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि आप इनसे इख्तिलाफ ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह हैदर ने काम किया है उसको यकीनी तौर पर वो सराहे जाने के काबिल है। GTV की और जी स्पोर्ट्स की कोशिश ये होती है कि बैलेंस सहाफ़त, बैलेंस जर्नलिज्म करें। हमने हैदर हुसैन साहब का भी मौक़िफ़ रख दिया और हमारी कोशिश ये है, मेरे प्रोड्यूसर मुसलसल कोशिश कर रहे हैं फैज़ान मुस्तफ़ा नकी के राना मुजाहिद साहब को भी ऑनर ले सकें और उनका भी जो है वो मौक़िफ़ प्रोग्राम में शामिल कर सकें। अगर राना मुजाहिद साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं या अगर कोई वायरल वीडियो क्लिप अगर देखते हैं तो उनके लिए प्लेटफॉर्म हाजिर है कि वो भी आगे अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। लेकिन हम एक तवील अरसे से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राना मुजाहिद ग्रुप हमारे साथ जो है वो ताउन नहीं कर रहा है। इसी वजह से हमें सिर्फ वन साइडेड स्टोरीज जो है वो अपने शो में चलानी पड़ती है, क्योंकि बैलेंस जर्नलिज्म का तकाजा ये है कि दोनों साइड की स्टोरीज सामने रखी जाएँ। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, बात करेंगे जरा पाकिस्तान क्रिकेट के मामला पर। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हैदर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे अब बात करते हैं पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी की ज़ब्बूहाली के हवाले से। लेकिन हमारी कोशिश यही है और हम सब पाकिस्तानियों की ख्वाहिश ये है जो हॉकी से मोहब्बत करते हैं कि दोनों ग्रुप जो है वो अल्लाह करे कि इकट्ठे हो जाएँ और पाकिस्तान की हॉकी की बहाली के हवाले से काम करें, बेहाली के हवाले से काम ना करें। क्रिकेट की बात करेंगे और क्रिकेट के हवाले से इस वक्त गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो पाकिस्तान के चंद आला इंतहाई तालीम याफ्ता तरीन क्रिकेटर्स में शुमार किए जाते हैं और अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त फास्ट बॉलर थे। कई बैटर्स से मेरी बात हुई जो डोमेस्टिक में इनको फेस कर चुके हैं और वो सब के सब ये बात करते थे कि इनको फेस करना जो है वो इतना ज़्यादा आसान है और जुए शीर लाने के मुतारादिफ है। बहुत ही वोकल है, बोल्ड बोलते हैं, ब्लंट बोलते हैं और मुसलसल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर जो है तनकीद भी करते नज़र आते हैं। यही वजह है कि आज हमने शो में इनको इसलिए मदऊ किया कि पाकिस्तान दौरे ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न के मुकाम पर अपना पहला मैच खेलेगी और उन्होंने अपने कैरियर का आखिरी टेस्ट मैच जो है वो मेलबर्न में ही खेला था। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज के शो में बोल्ड एंड ब्लंट गुफ्तगू करने वाले अपने वक्त के ज़बरदस्त फास्ट बॉलर, इंतहाई तालीम याफ्ता क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब। शो में इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम अली भाई, बिल्कुल ठीक ठाक। ये मीठा मीठा लहजा जो है आपका क्रिकेट बोर्ड के लिए क्यों नहीं है? जब आप बोलते हैं लगता है कि तंज के नश्तर निकल रहे हैं, कड़वे कसीले जुमले निकल रहे हैं। ये अब्दुल रऊफ को आखिर हो क्या गया है?
देखिए, मेरी तो क्रिकेट बोर्ड के साथ बहुत प्यारी एक पुरानी मोहब्बत है। 35 साल का साथ है क्रिकेट बोर्ड के साथ, और जितने खूबसूरत तरीके से क्रिकेट बोर्ड ने मुझे डील किया है, तो मैं भी उतने ही प्यारे अंदाज में इनको डील करता हूँ। सही है। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह से आप ट्वीट कर रहे थे सोशल मीडिया में, बहुत ही बोल्ड लिख रहे होते हैं, गुफ्तगू आप बड़ी ब्लंट कर रहे होते हैं, या आपके इस ट्वीट भी हमारे प्रोड्यूसर फैजान मुस्तफा नकी इस वक्त स्क्रीन पे चला रहे हैं कि जहाँ पे आपने एक पूरी हिस्ट्री बताई है कि मिसबा आए, उनको लेकर आए, मिसबा सब कुछ बन गए, फिर आपने कहा मोहम्मद हफीज आए, मोहम्मद हफीज सब कुछ बन गए, फिर आपने लिखा वहाब रियाज को लेकर आया गया, वो सब कुछ बन गए, और अब कुर्रे फाल जो है वो आकिब जावेद के नाम निकलता नजर आ रहा है। देखिए, इसमें बेसिकली तो मेरा मकसद यही है कि जो पाकिस्तानी कौम है उसको अवेयर किया जाए कि सिस्टम किस तरीके से आपका चलता है। तो जब आपका जो इदारा स्टैब्लिश ना हो और उसमें कोई विजन ना हो, कोई पॉलिसी ना हो, तो फिर इस तरीके से वहाँ पर वन मैन शो चलते हैं। एक एक आदमी को पकड़ कर वहाँ पे लाया जाता है, उसको वन मैन शो और गॉडफादर बना दिया जाता है। फिर रिजल्ट आपकी फेवर में नहीं निकलते, फिर आप चेंज कर देते हैं उसको, फिर किसी दूसरे को लाया जाता है, वो सारा कुछ बन जाता है, फिर तीसरे को लाया जाता है, वो सारी पावर्स का अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर लेता है। और पाकिस्तान क्रिकेट इसमें दरमियान में वो एक रोलिंग स्टोन बन जाता है। कोई उधर से ठोकर लगाता है, कोई इधर से ठोकर लगाता है, कोई इधर से। दुनिया हम पे हंस रही होती है, हम नीचे से नीचे जा रहे होते हैं। ना हमारा फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो रहा है, ना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, ना हम डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, ना हमारी नेशनल टीम कोई बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है। तो ये मैं इस पे तनकीद का मकसद मेरा ये होता है कि कोई बेहतर काम करे, कोई विजनरी टीम बनाए, कोई एजुकेटेड लोग रखे वहाँ पर, कोई अच्छे कमिटेड लोग रखे, कोई प्रोफेशनल लोग रखें, ताकि आपको आईसीसी इतना बड़ा फंड देती है अब, और पाकिस्तान गवर्नमेंट आपको इतना सपोर्ट करती है, मगर आप उस पे सारे के सारे जो चीजें हैं वो अपने अल्लाह तल्लाह पे उड़ा देते हैं और इनकम्पिटेंट लोगों को वहाँ पर लेकर आ जाते हैं, तो वो फिर आगे सारे सिस्टम का बेड़ा गर्क करते हैं। तो मेरा मकसद ये है कि पाकिस्तान की बेहतरी हो, पाकिस्तान के सिस्टम की बेहतरी हो, और पाकिस्तान में जो एक बहुत बड़ी तादाद में नेचुरल टैलेंट है जो दुनिया में सबसे ज्यादा है, वो सही तौर पे फ्लोरिश करे, और जो राइट मैन फॉर राइट जॉब होना चाहिए, ताकि जो बच्चे आपके नेचुरल टैलेंट नीचे से आते हैं उनको उनका सही मुकाम मिल सके। बिल्कुल सही है, और मैं अपने प्राइम के तवज्जुद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी ज़रूर इस बात को रिक्वेस्ट करूंगा कि अब्दुल रऊफ एक ऐसा क्रिकेटर है कि जिसका करैक्टर बड़ा क्लीन रहा है, कभी किसी कंट्रोवर्सी में ये इन्वॉल्व नहीं रहे, तालीम याफ्ता इंतहाई थे, और साथ साथ फर्स्ट क्लास से की इन्होंने बड़ी खाक छानी है, बड़ी परफॉर्मेंस दी है, इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना इम्पैक्ट डाला है। तो इनकी जो गुफ्तगू होती है वो तनकीद बराए तनकीद नहीं होती, तनकीद बराए इस्लाह होती है। तो यही वजह है कि शायद दिल से बोलते हैं, शायद इसलिए बहुत सारे लोगों को क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों में इनकी बात बुरी लगती होगी, लेकिन अगर आप गौर से सुने तो शायद इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी क्रिकेट बोर्ड की अपनी ही हो। अभी आपके सामने जो ये आकिब जावेद का सारा सीन हुआ है, बहुत सारे लोग क्रेडिट दे रहे हैं यहाँ पे कि पाकिस्तान सीरीज आकिब जावेद की वजह से जीता है। आप समझते हैं कि वाकई ये ड्यू क्रेडिट है, या जो भी कोई होता वो यही फैसला लेता कि भाई फास्ट बॉलर पे या फ्लैट विकेट्स पे हम इंग्लैंड को या किसी भी टीम को नहीं घेर पा रहे हैं, तो स्पिन ट्रैक बनाएं और सीरीज जीत जाएं, और ये आकिब जावेद ने भी किया। इसमें कोई नया फंडा तो नहीं है? देखिए, यही तो प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आता है, कि वहाँ पे फिर एक ही आदमी को सारे क्रेडिट दिए जाते हैं। देखिए, आपकी 5 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है, आपने उसमें जो आपने अभी मेंटोर 5-6 बंदे लगाए हैं जिनको हैवी तनख्वाह आपने दी है, वो भी साथ है। फिर आपका थिंक टैंक है, फिर आपकी टीम मैनेजमेंट है जो कि पिछले काफी अरसे से टीम के साथ है, वो सारा अपना इनपुट डाल रहे हैं। तो फिर आप एक बंदे को कैसे क्रेडिट देते हैं? यही तो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। और इसमें फिर आपने जीरो कर दिया। जो आपने अलीम डार को रखा उसकी क्या वैल्यू आपने रखी? अपना खुद आपका क्रिकेट बोर्ड अगर कह रहा है कि सारा कुछ आकिब जावेद ने किया, तो अलीम डार को क्यों रखा? अजहर अली का क्या इनपुट रहा है इसमें? यानी कि उसकी आपने क्या वर्थ छोड़ी है? जीरो। तो आपने खुद कर दिया। फिर वो जो डाटा एनालिस्ट पता नहीं कौन एक रखा हुआ, उसकी क्या आपने वर्थ छोड़ी है? जीरो रख दिया। फिर जो आपने अपना रखा हुआ, जी असद शफीक भी है, असद शफीक की आपने क्या वर्थ रखी है? जीरो। फिर आपका जो कोचिंग स्टाफ है, जो गिलेस्पी है, अजहर महमूद है, या बाकी मैनेजमेंट है, या आपका कैप्टन है, उनको भी आपने जीरो कर दिया और वन मैन शो एक बंदे को बना दिया। तो ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में चल सकता है, ये दुनिया में कहीं भी इस तरह का सिस्टम नहीं चलता। इसीलिए मैं बार बार सिस्टम को ठीक करने की बात करता हूँ कि ये जो जब आपका सिस्टम ठीक हो ना, तो फिर आप इंफरादी जो लोग हैं या शख्सियात हैं उनके गिर्द आप नहीं घूमते, फिर आप उस सिस्टम के गिर्द रिवॉल्व करता आपके सारे के सारे जो लोग उसमें काम करते हैं और वो बेटरमेंट के लिए काम करते हैं, वो एक बेहतरी के लिए काम करते हैं। इनकी एक मुश्तरका राय होती है, एक विजन होता है, एक स्ट्रेटजी होती है, एक मैनिफेस्टो होता है जिसको वो लेकर आगे चलते हैं। फिर इस तरीके से डंक को पॉलिसी नहीं होती कि कभी एक को ले आओ कभी दूसरे को। अगर फर्ज किया ये फ्लूक ना लगता,
वो सेकंड टेस्ट में सलमान आगा के 2 कैचेस ड्रॉप हो जाते या कामरान गुलाम का शुरू में कैच हो जाता, वो कैच ड्रॉप ना होते और आप सेकंड टेस्ट आ जाते, तो फिर क्या आप सारा का सारा डिस्क्रेडिट आकिब को देते और उसको डिस्कार्ड कर देते सिस्टम से। इस तरह नहीं सिस्टम चलता जिस तरह पाकिस्तान के लोग यहाँ पर चलाना चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है इनको कौन मशवरे दे रहा है? क्या मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अपना एडवाइजर दुरुस्त तरीके से नहीं चुन पा रहे? इनको मशवरे कौन दे रहा है कि ये खिलाड़ियों की एक फौज अपने साथ इन्होंने अपने साथ लगाई हुई है, मेंटोर्स अलग लगाए हुए हैं, फिर जिस तरह से ओहदे बट रहे हैं वो ओहदे अलग बट रहे हैं। कि मैं कराची की अगर बात कर लेता हूं तो कराची में एक कोच ऐसा है कि जिसने भी लेवल 1 किया है, दूसरा लेवल करने के लिए आपको खुद आप क्वालिफाइड कोच हैं, टाइम चाहिए, वो टाइम पीरियड भी पूरा नहीं किया और उसको लेवल 2 का एक तो एग्जाम देने दिया, फिर लेवल 2 का रिजल्ट नहीं आया, उसको कहीं और कोच लगा दिया गया। एक कोच ऐसा लगा हुआ है कराची की टीम के साथ जिसने अभी सिर्फ एग्जाम दिया, उसका इंटरव्यू भी नहीं हुआ, उसको उठा के आपने कोच लगा दिया। फिर एक ऐसा कोच था जो क्रिकेट छोड़ चुका था, उसको बगैर कुछ किया आपने पहले डिस्ट्रिक्ट का कोच लगाया, फिर आपने उसको सिंध की टीम का फील्डिंग कोच लगा दिया, फिर उसको एग्जाम दिलवाया और उसका कहीं और एडजस्ट कर दिया। तो ये सारी चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन क्रिकेट बोर्ड में एडवाइजर सही नहीं है या फैसला साजी की कुव्वत नहीं है। देखिए बेसिकली 2 चीजें होती हैं, या तो आप क्रिकेटर को रखिए क्रिकेट बोर्ड की हायर अथॉरिटीज में, तो और फिर उसका भी एक विजन होना चाहिए, उसको फिर ये सिर्फ और सिर्फ जो अपनी 24 आवर्स जॉब पे उसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, उसकी डीप रूट सिस्टम में होनी चाहिए, उसको सिस्टम की समझ होनी चाहिए, उसको 30-35 साल की समझ होनी चाहिए कि सिस्टम कैसे चलता रहा है यहाँ पे। फिर उसको जो बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं उनका बेसिक पता होना चाहिए, जो हमारे जो बेसिक ग्रास रूट प्रॉब्लम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम है, वो सारे के सारे उसको उनका नॉलेज होना चाहिए, तो वो चल सकता है। फिर अगर आप बाहर से कोई बंदा लाते हैं, अगर हमारे पॉलिटिशियन कोई क्रिकेटर किसी को नहीं लाना चाहते या दूसरे लोग लाते हैं, तो उनकी फिर अपनी डीप रूट्स होनी चाहिए। अगर वो इसमें काम नहीं कर सकते, उनको इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है सिस्टम की, पाकिस्तान की क्रिकेट की, तो फिर उनको कम अज कम जो टीम हायर करनी चाहिए वो बड़ी कॉम्पिटेंट लोगों की टीम हायर करनी चाहिए। और सबसे जो अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास थिंक टैंक नहीं रहा, ये कभी भी इनके पास अच्छा थिंक टैंक नहीं रहा जो कि प्रॉपर विजनरी बेसिस पे फैसले कर सके, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सके। और जो असल जो जितने भी क्रिकेट बोर्ड आपके वर्ल्ड में चलते हैं उनका थिंक टैंक बड़ा स्ट्रांग होता है, एक टीम होती है और वो दूरस्थ प्लानिंग करते हैं, 10, 20, 25 साल की उनकी प्लानिंग होती है, 30 साल की। इस वजह से उनका डेवलपमेंट प्रोसेस चलता रहता है। हमारे बदकिस्मती से ही हमारे सिर्फ एक आदमी ऐसा आया कि जिसके पास विजन था, जिसके पास नॉलेज था, वो थे मुदस्सिर नजर। उन्होंने बहुत से लोग डेवलप किए, कई लोगों ने उनका कंधा और सहारा इस्तेमाल किया और वो अभी तक क्रिकेट बोर्ड में चलाने लगा रहे हैं। अच्छा रूफी, मैं यहाँ पे मैं लेता हूँ ब्रेक, जब वापस आते हैं वक्त थोड़ा सा महदूद है तो मैं जरा 2-3 मुद्दों के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से आपका इनपुट लेते हैं छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब्दुल रऊफ से मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और बात करें पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। और अब्दुल रऊफ का, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि बोल्ड एंड ब्लंट गुफ्तगू करते हैं, लेकिन बैलेंस गुफ्तगू करते हैं कि जिसमें कुछ ना कुछ जो है वो सेंस ज़रूर शामिल होती है। लेकिन हमारे कुछ क्रिकेटर्स हैं वो ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो समझ में नहीं आती है। आपको क्या लगता है, अहमद शहजाद का भी जो स्टेटमेंट आया, इंडिया की टीम जो हमसे कहीं ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेल रही है, स्कूल बॉयज़ कागजी शेर उनको कहना यह बनता है? देखिए मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी के बारे में बात करनी चाहिए। जब तक आपका अपना सिस्टम स्ट्रांग ना हो, हमें उनके बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत हमसे आगे जा चुके हैं। हमें सबसे पहले अपना किबला दुरुस्त करने की जरूरत है। हमने अगर कुछ करना तो हमें अपने पाकिस्तान के लिए सब कुछ करना चाहिए। हमारे अगर कोई लेजेंड्स भी हैं वो बनना चाह रहे तो उनको भी ये ग्रास रूट लेवल है, नीचे डोमेस्टिक लेवल है, यहाँ पर बच्चे क्लब क्रिकेट में आपके डिस्ट्रिक्ट पे, डोमेस्टिक पे, रीजन लेवल पर सफर कर रहे हैं, तो उनके लिए हमें बात करनी चाहिए, उनके लिए आवाज उठाएं, जो उनके बेनिफिट्स हैं उनको हम लेकर दें। और हमारे बहुत ज्यादा जो हमारे प्रॉब्लम्स है, हमारा जो सिस्टम है उसमें स्पोर्ट्स के सिस्टम है, हमारे क्रिकेट के सिस्टम है, हमारे जो दूसरा स्पोर्ट्स एंड कल्चर का सिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो हमें उन पे बात करना चाहिए क्योंकि हम इस वक्त अगर हम किसी दूसरे कंट्री के बारे में बात करेंगे, वो बहुत ज्यादा स्टैब्लिश हो चुके हैं, बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके हैं। आज से 20-25 साल पहले हम सब बराबर थे, इक्वल थे, हमारी जो इकोनॉमी थी एक दूसरे के साथ मिलती जुलती थी, मगर अब उन लोगों का बहुत बड़ा डिफरेंस हमसे आ चुका है। तो हमें, मेरा ख्याल है कि बेहतर यही है कि हमें अपने सिस्टम के बारे में। लेकिन अब्दुल रऊफ, बतौर क्रिकेटर बड़ी खुशी होती है क्रिकेटर को क्रिकेट पे बात करता है, जिस तरह आप गुफ्तगू करते हैं। यासिर अरफात आ जाते हैं मेरे साथ, अतीकुज़्ज़मा होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं, आमिर मलिक हैं, जो जब गुफ्तगू करते हैं तो लगता है कि पीछे कुछ ना कुछ रिसर्च वर्क है। मोंटी पनीसर उस दिन मेरे साथ थे, तौसीफ अहमद साहब मेरे साथ थे, तो लगता है कि कुछ ना कुछ रिसर्च वर्क है। लेकिन कुछ क्रिकेटर ऐसे गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि लग रहा होता है कि अपने यूट्यूब के शायद व्यूज के लिए कर रहे होते हैं। यही मामला तनवीर का भी है, वो मुसलसल अभी 17 इनिंग फेल हुए बाबर आजम, वो फिर भी कह रहे हैं कि बाबर आजम के साथ ज्यादती हुई है।
देखिए मेरा ख्याल है कि हर एक की पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग है, हम उन पे बात नहीं करनी चाहिए, मगर देखें कि जब तक आपको अपने सिस्टम पे बात करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि बेसिक चीज ये है कि आप पर्सनालिटी पे उस वक्त जाते हैं जब आपके पास कुछ कहने को कुछ ना हो, तो फिर उस टाइम पे आप किसी एक प्लेयर के खिलाफ चले जाते हैं। इसमें दो चीजें हैं, एक बाबर आजम के बहुत ज्यादा फेवर में लोग जाते हैं, दूसरे उसके बहुत ज्यादा खिलाफ जाते हैं। ये कहते हैं कि उसको बाहर ही नहीं होना चाहिए, उसको कैप्टन रहना चाहिए पाकिस्तान का। दूसरा ग्रोह कहता है जी कि उसको टीम से ही निकाल दो, उसको सिस्टम से डिस्कार्ड कर दो। तो हमें मेरा ख्याल है कि बैलेंस रख के चलना चाहिए, और जो भी प्लेयर है जो डिजर्विंग है उसके राइट की बात करनी चाहिए। अब्दुल रऊफ की दानिश में बाबर आजम को रेस्ट देना सही था या गलत था? देखिए मेरा ख्याल में तो बहुत पहले उसको रेस्ट दे देना चाहिए था, और उसको देखिए यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक ऐसा नहीं है कि जो प्लेयर के बारे में उनका जो प्लेइंग शेड्यूल है उसको असर नौ तरतीब दे सके और उनको बताया जा सके कि उन पे जो वर्कलोड है उसको किस तरीके से मैनेज करना है, उनकी जो फिटनेस है उसका किस तरह ख्याल रखना है। फिर एक प्लेयर का पीरियडाइजेशन प्लान होता है, माइक्रो मैक्रो और मेसो साइकिल्स में उसको तरतीब देना होता है। तो आप जब तक इन चीजों को आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे नहीं जाएंगे, आप टेक्निकलिटीज पे या साइंस पे नहीं जाएंगे, तो फिर आप पे ये मुश्किलात आती रहेंगी। ये चीज हमें प्लेयर्स को भी समझानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे प्लेयर्स इतने एजुकेटेड नहीं है, उनको ह्यूमन एनाटॉमी का नहीं पता, उनके अपने बायो मैकेनिक्स का नहीं पता, उनको अपनी मसल मेमोरी का नहीं पता, उनको अपनी न्यूट्रिशन का, फिटनेस का और दूसरे इश्यूज का नहीं पता। तो अगर एक प्लेयर को भी नहीं पता, जो आपका थिंक टैंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उसको भी नहीं पता, जो आपका मेडिकल पैनल है उसको भी नहीं पता, आपके कोचिंग स्टाफ को भी नहीं पता, तो फिर इस वजह से सारी की सारी आपको लगता है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि तालीम का होना जरूरी है, लेकिन जब कोई तालीम याफ्ता क्रिकेटर ऐसी बात करता है कि जिसमें कोई सेंस प्रिवेल ही नहीं करती है, आउट ऑफ द वे जाके वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, इस तरह रमीज राजा पाकिस्तान के इंतहाई तालीम याफ्ता क्रिकेटर हैं, साबिक चेयरमैन है, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन है, एक बड़े स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को हेड किया हुआ उन्होंने, क्या कौन सा ऐसा बॉक्स है स्पोर्ट्स में क्रिकेट में जो उन्होंने टिक नहीं किया? लेकिन वो ये कह रहे हैं कि बाबर आजम को ड्रॉप करने से पहले पूछना चाहिए था। क्या बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट से बड़े हो गए, 17 इनिंग में फेल हो रहे हैं, फिर भी उनसे पूछना चाहिए था? और अब तो उन्होंने और कमाल कर दिया, उन्होंने कहा कि ये रिची रिचर्डसन जैसा प्लेयर है। देखो वही मैंने बात की है कि ये दो ग्रुप हैं, इसमें एक बहुत उनके फेवर में और एक बहुत ज्यादा अगेंस्ट है। तो हमें मेरा ख्याल है कि तवाज़ुन रख के चलना चाहिए, और हमें जो असल हमारे इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना चाहिए, बजाय कि हमें देखें पर्सनैलिटीज को हम स्ट्रांग करेंगे तो हमारा इदारा कभी स्ट्रांग नहीं होगा। आपका ये क्रिकेट बोर्ड है, देखिए कि जो पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग किसकी रही है? इमरान खान की रही है, फिर शाहिद अफरीदी की रही है, वसीम अकरम की रही है, जावेद मियांदाद बहुत बड़े पाकिस्तान के लेजेंड थे, उनसे पहले अनीस मोहम्मद, फजल महमूद, सब आए चले गए, मगर पाकिस्तान की क्रिकेट तो उधर ही है, पाकिस्तान का इदारा उधर ही है, क्रिकेट बोर्ड उधर ही है, प्लेयर आ रहे हैं, नए से नए टैलेंट आ रहे हैं, और एक से एक बढ़कर प्लेयर आ रहा है। तो हमें चाहिए कि जो हमारा अच्छा टैलेंट है उसको रिक्रूट करें, उसको सपोर्ट करें, अपने सिस्टम को स्ट्रांग करें। अगर हमारा सिस्टम स्ट्रांग होएगा तो हमें इनसे बेहतर प्लेयर मिल जाएंगे इनकी रिप्लेसमेंट पे। मगर अगर हमको एक कुएं के मेंढक की तरह उधर ही फिरते रहेंगे, एक दो प्लेयर को पकड़कर, और वो इन फॉर्म हो आउट ऑफ फॉर्म हो उनको ही खिलाते रहे, उनको ही कैप्टन बना के रखें, उनकी लॉबियां चलाते रहे, तो फिर मेरा ख्याल है कि अच्छा आप समझते हैं कि बाबर आजम पाकिस्तान हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट बैट्समैन है? देखिए मेरा ख्याल है कि हर इरा में डिफरेंट बैट्समैन आते रहे। एक टाइम था जब पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन हनीफ मोहम्मद थे, और मेरा उनसे बड़ा कोई बैट्समैन नहीं था। उसके बाद फिर जहीर अब्बास जैसे एशियन ब्रेडमैन आए, उन्होंने 100 सेंचुरियां कर दी फर्स्ट क्लास में, बहुत बड़ा नाम थे। और मेरा ख्याल है कि अगर आपने एशियन ब्रेडमैन जहीर अब्बास की इनिंग्स देखी है निकाल के, तो आपको इनके सामने ये सारे लोग बहुत मामूली लगेंगे। उसके बाद जिस तरह जावेद मियांदाद आया और उन पाकिस्तानी क्रिकेट को चेंज कर दिया, वो एक मर्द बुरहान रहे हैं। और विव रिचर्ड जैसे प्लेयर्स को मैंने सुना 87 में कि मैं चाहता हूं कि 92 में विव रिचर्ड ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि जावेद मियांदाद बैटिंग करते रहे और मैं देखता रहूं। तो उसके बाद फिर सईद अनवर आए, उन्होंने क्रिकेट का काया पलट दी पाकिस्तान की। तो बड़े बड़े इंतजाम आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि हर दौर में एक बड़ा बैट्समैन आता रहा पाकिस्तान की। ठीक है, हर दौर में बड़ा बैट्समैन आता रहा, और यही वजह जिस तरह भी रऊफ बात कर लेंगे, अपने प्लेयर को डेवलप ही नहीं किया। मुझे याद है जब रऊफ पेंटाकुलर में या जो पाकिस्तान मुल्तान को लीड करते थे, नवीद यासीन और रमीज जैसा प्लेयर उन्होंने दिया, लेकिन फिर वही आप इसके पसंद नापसंद जिसकी वजह से ये दोनों प्लेयर पनप ही नहीं सके, पाकिस्तान को सर्व नहीं कर सके। वरना टैलेंट वाइज जो प्लेयर जो बैट्समैन दिए थे अब्दुल रऊफ ने मुल्तान रीजन से अपनी कप्तानी में, वो किसी से सलाहियतों में कम नहीं थे। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करते हैं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम अब्दुल रऊफ से गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। अब आज मोहम्मद रिजवान ने भी आज मीट द प्रेस किया है कराची के एक मुकामी होटल में, और उन्होंने ये कहा कि जनाब जो है क्या ऑस्ट्रेलिया में भी आखिर जावेद विकेटें बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं सोच ये प्रिवेल कर रही है शायद पाकिस्तान टीम के कैंप में भी कि विकेटों पे बहुत ज्यादा प्रेस करना आखिर जावेद को शायद सही नहीं है। आप क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट के हवाले से? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर आपने इंटरनेशनल बड़ी टीमें जो टॉप 5 टीमें उनको कम्पीट करना और फर्स्ट 2 या 3 की रैंकिंग में रहना, तो आपको ये विकेटों का फैक्टर दिमाग से निकालना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कि जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने फ्लोरिश किया, जब वेस्ट इंडीज ने 2 वर्ल्ड कप जीते हैं, जब इंडिया ने फ्लोरिश किया, तो वो विकेटों के मरोने एहसान नहीं रहे हैं। आप देखें कि जो पहला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता 87 में, वो एलन बॉर्डर की क़यादत में उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया की सरजमीन पे जीता था, तो विकेटें तो डिफरेंट थी टोटल। उसके बाद फिर जो आपने 92 का वर्ल्ड कप जीता, आपने वहां पर जाके ऑस्ट्रेलिया में जीता था वो वर्ल्ड कप। उसके बाद इंडिया ने जो वर्ल्ड कप जीता था वो उन्होंने इंग्लैंड में जीता था। वेस्ट इंडीज ने 2 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में जीते थे। तो जब आप ये अभी जो रिसेंट वर्ल्ड कप हुआ ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया में जीता है, तो वो आपकी विकेटों पे जीता उन्होंने। तो जब तक आप ये चीजें, ये फैक्टर्स अपने दिमाग में रखेंगे, तो आपकी क्रिकेट आगे डेवलप नहीं हो सकती। आप फिर मोहताज ही रहेंगे, थोड़ी सी विकेटें बेहतर आएंगी तो आप फिर चैटर हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज को दिमाग से निकालना चाहिए। लेकिन जरा चूंकि आप एक क्वालिफाइड कोच भी हैं, तो जरा बताइएगा पाकिस्तानी स्पिनर्स ने ऐसा क्या किया कि पाकिस्तान के स्पिनर्स को जो है वो कामयाबियां मिलती चली गई? देखिए, एक तो बहुत ज्यादा रफ पिच थी और मेरा ख्याल है कि उसमें ट्रैप हुए, क्योंकि ये पहली दफा हुआ क्रिकेट हिस्ट्री में कि आपने एक टेस्ट मैच खेला और उसी पिच के ऊपर आपने दूसरा टेस्ट मैच खेला। तो आपको पता है कि आप किसी भी तरह की पिच पर मैच खेलें तो चौथे पांचवें दिन जो पिच है वो टर्न लेती है, मगर जब आप उसके 8-9 दिन क्रिकेट खेलेंगे तो वो बहुत ज्यादा वो अनप्रेडिक्टेबल पिच बन जाती है। तो उसमें थोड़ा सा जो पाकिस्तान के दोनों स्पिनर थे ये मार्कर करने वाले थे, ये कोका बोरा से काफी अरसे से बॉलिंग कर रहे हैं और बड़े ये जो नुमान अली है स्पेशली ये विकेट टू विकेट बॉलिंग करने वाले बॉलर इससे ज्यादा ब्रेक करते नहीं है। तो उसमें जो पिच ने उनको सपोर्ट किया और दूसरा बॉल ने सपोर्ट किया। और जबकि इंग्लिश जो बॉलर्स थे वो स्पिनर बहुत अच्छे हैं, उनमें कोई डाउट नहीं, शोएब बशीर जो और लीस वगैरह, मगर उनका ये है कि शोएब बशीर अपना तीसरा या चौथा टेस्ट मैच खेल रहे थे। इससे पहले वो जो इंग्लैंड में ड्यूकी बॉल के साथ और जो एसजी की बॉल के साथ इंडिया में टेस्ट मैच खेले, तो उनकी जो ग्रिप है वो टोटल डिफरेंट होती है कोका बोरा से। इसी तरह लीच भी कोका बोरा और ड्यूकी बॉल के साथ खेलते हैं वहां पर। तो ये डिफरेंस ऑफ बॉल का मेरा ख्याल है कि बॉल का डिफरेंस था। अच्छा, मेरे पास चूंकि वक्त कम है अब्दुल रऊफ, वक्त कम है, थोड़े 2-3 सवाल बड़ी क्विकली मैं पूछना चाहूंगा। एक तो ये गैरी क्रिस्टन के साथ जो हमने किया है या गैरी क्रिस्टन ने जो हमारे साथ किया है, उसकी वजह क्या समझते हैं? आपको ये मामला बेहतर तरीके से हैंडल नहीं हो सकता था? इससे मैसेज किया जाएगा क्रिकेटिंग वर्ल्ड में कि पाकिस्तान में कोई भी अच्छा कोच आएगा ही नहीं अब तो। देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर आपने मिकी आर्थर या दूसरे लोगों के साथ किया तो वो इतने बड़े नाम नहीं थे, मगर ये जो गैरी क्रिस्टन बहुत बड़ा हाईली रेप्यूटेड नाम है वर्ल्ड क्रिकेट का और पूरी दुनिया इसको जानती है, और इनके साथ इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए था। और स्पेशली 2022 में जब पाकिस्तान के लिए कोई कोच आने को तैयार नहीं था तो इन्होंने हामी भरी थी और पाकिस्तान के लिए काम करना चाहा। मगर उसके बाद जो ये आपकी वाब रियाज वगैरह लोग हैं, ये सिलेक्शन कमेटी थी जो लाभ वाले लोगों पर मुश्तमिल थी, उन्होंने एक स्ट्रेंज सी टीम बनाकर गैरी क्रिस्टन को दी जिसको शिकस्त हुई वर्ल्ड कप में। और उसके बाद अभी ये जो पिछले चैंपियन कप था उसमें आपने गैरी क्रिस्टन के साथ मिलकर आगे मनसूबाबंदी की, सारे प्लान में उनको साथ रखा। चैंपियन कप में वो आपके साथ रहे, उन्होंने प्लानिंग की, उन्होंने कहा कि हमने इस तरह लेकर जाना आगे सिस्टम को। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके साथ कंप्लीटली एग्री किया। मगर अब ये एक मैच में आकिब जावेद या बाकी सिलेक्शन कमेटी आई, आपका सिस्टम थोड़ा सा चेंज हुआ, आप एक टेस्ट मैच जीते तो आपने उनको सरासर निगलेक्ट कर दिया और उनकी कोई भी शराइत कबूल करने से इनकार कर दिया। आपको क्या लगता है, अभी आपने ट्वीट भी किया था, आपको क्या लगता है आपने कहा अजहर महमूद जैसे लोग साथ हैं और गैरी क्रिस्टन जैसे नामवर प्लेयर को और कोच को फारिग कर दिया? डेफिनेट देखें ना कि हमारे जैसे लोग जिनके पास क्वालिटी एजुकेशन है, जो हम भी पढ़े लिखे ना, हमारे पास भी डिग्रीज है, हमें पता है कि डिग्रीज लेने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये अपना कोचिंग प्रोग्राम वहाँ पर साउथ अफ्रीका में चलाते हैं और पूरी दुनिया में चलाते हैं। हाईली क्वालिफाइड कोच है, कोचेस को ट्रेंड करते हैं आगे। तो अगर आप इस तरह के बंदों को डिस्कार्ड करेंगे सिस्टम से और इलिटरेट बंदों को, मैट्रिक फेल लोगों को और ये गिलेस्पी जैसे जो साइंस टाइप लोग हैं उनको आप प्रमोट करेंगे साथ साथ रख के, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपका नहीं आप क्रिकेट मुश्किल होगी। ठीक है, फखर जमान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? क्या सही ट्रीटमेंट किया, ये ज्यादा हार्श हो गया पीसीबी उनके साथ? नहीं, मेरा नहीं ख्याल पीसीबी हार्श हुआ है, इसका फॉल्ट उसका था फखर जमान का। उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है, उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जाके। लेकिन आपको लगता है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी उनको नहीं मिला, ऑस्ट्रेलिया के टूर से भी उनको जो है वो सिलेक्ट नहीं किया गया, कुछ ज्यादा मुश्किल डिसीजन हो गए? हाँ, मेरा ख्याल है कि ये सेटल डाउन हो जाएगा क्योंकि वो अपॉलॉजी कर देंगे और कोई ना कोई सिस्टम कर देंगे वो, और उसके बाद उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाएगा और फिर उनको मेरा ख्याल है कि टीम में भी शामिल कर लेंगे। ठीक है, ये रमीज राजा साहब की कप्तानी में 5 में से 1 टेस्ट में जीते हैं खाली, और वो तनकीद कर रहे हैं शान मसूद के ऊपर।
मैं दोनों एक जैसे हैं, साथ जावेद बर्की को भी शामिल कर लें, उसकी कैप्टनसी में भी सारा कुछ हार गया था। ये तीनों एक टाइप के ही हैं। चले ठीक है, थैंक यू सो मच। अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद थे और हमेशा की तरह अब्दुल रऊफ हमें बोल्ड और बुलंद गुफ्तगू करता है। हम इनके इंतहा मशहूर एक दफ़ा फिर इन्होंने जी स्पोर्ट्स के लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।